नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जिनको स्क्रीन पर रूबरू करा रहा हूं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और इन्होंने हमारे दादाजी का कई बार यूँ कहें तो जान बचाई। लेकिन फिलहाल अब आप जान रहे हैं कि दादाजी हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस बार हम इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाए हैं और इस मामले पर कि जो भी लोग इस ठंड में परेशान होंगे या बीमार पड़ेंगे, वो कैसे हेल्दी हों। सबसे पहले तो डॉक्टर विनोद धरेबा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। एक साधारण सा सवाल डॉक्टर साहब, क्या सच में ठंड में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है कि सर्दियों के अंदर हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज या लकवा जिसको कहते हैं, इसकी समस्याएँ निश्चित तौर पर ज़्यादा होती हैं। और इसकी मुख्य वजह जो है, वो ये है कि ठंड में जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन है, वो टेम्परेचर लो रहने के चलते स्लगिश हो जाता है। स्लगिश का मतलब ये हुआ कि वो बहाव जो है उसका थोड़ा धीमा होता है और ब्लड जमा जब ज़्यादा रहेगा कहीं भी एक जगह पे तो वो कोआगुलेट मतलब उसमें थक्के बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो ओल्ड एज ग्रुप है, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको धमनियाँ कहते हैं, वो ऑलरेडी संकुचित होती हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के चलते हुए और अगर उसमें रक्त का प्रवाह और स्लो हो जाए, तो क्लॉट्स बनने की, थक्के बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके चलते ही ये हार्ट अटैक की समस्या होती है ज़्यादा। अच्छा सर, बहुत लोग कहते हैं सुबह-सुबह चलने से हार्ट अटैक हो जाता है। ये क्या मिथ है या फिर ये सच्चाई है? नहीं, ये मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर सुबह में टेम्परेचर बहुत लो है, तो आप चलें, चलना हमेशा स्वास्थ्यवर्धक है, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड करके चलें। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे कपड़े नहीं पहने और चल रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि चलने से गर्मी आ जाएगी और नहीं, वैसा कभी नहीं करें। फुल्ली कवर्ड हो करके आप अपना वॉक करें और कभी भी एकाएक तेज चलना शुरू नहीं करें। अब ग्रेजुअली अपनी स्पीड को चलने की बढ़ाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चलने से हार्ट अटैक हो जाता है। ये मिथ्स इसलिए है कि अक्सर लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं खुद को और बहुत लो टेम्परेचर में जब चले जाते हैं, ओल्ड एज ग्रुप पर्टिकुलरली, तब उन केसेस में प्रॉब्लम होने की संभावना निश्चित रहती है। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि शुगर प्रेशर या फिर जो ब्लड प्रेशर जिनको बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? जिनको ऑलरेडी शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो हार्ट अटैक के लिए ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि जिनको भी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उनको हार्ट अटैक होने के नॉर्मली भी, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को और प्रिकॉशन लेना चाहिए सर्दियों के अंदर कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में या इवनिंग में जबकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, उस पीरियड में थोड़ी सावधानी बरतें, उसमें आपका ठंड का एक्सपोज़र नहीं हो और अपने आप को एक्टिव रखें। आपके मित्र ने एक सवाल भेजा है, नाम है अखिलेश चंद्रा, शायद आप जान रहे हो। हाँ, उन्होंने एक सवाल भेजा है हमारे पास, क्या ठंड में नहाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है या फिर नहीं? नहीं, ये अगेन इट्स ए मिथ क्योंकि ठंड हाँ, मैंने फिर भी कहा सारा खेल टेम्परेचर का है। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं मतलब वार्म वाटर से नहा रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। या गुनगुने पानी से नहा सकते नहा नहा सकते हैं, बिल्कुल नहा सकते हैं और नहाना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ठंड में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत लो है वातावरण में और उसके बाद आप ठंडे पानी से अगर नहा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपकी धमनियों को और संकुचित करेगा, धमनियाँ और सिकुड़ेगी क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है कि बाहर का वातावरण ठंड है, तो शरीर की धमनियाँ संकुचित होके मसल से कंस्ट्रिक्ट होकर के वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएँगे। तो उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है और कम होने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाएँ, आप गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहाएँ। नहाने में सर, कोई एक दिक्कत सवाल लोगों को डराता है कि लोग सोते-सोते हार्ट अटैक आ जाता है, इसके पीछे की वजह क्या? हाँ, ये अक्सर होता है कि सोते टाइम में हार्ट अटैक की समस्या आती है और पर्टिकुलरली जो आती है ये अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आती है। अर्ली मॉर्निंग का मतलब है 3 से 4-5 बजे का जो समय है, क्योंकि क्या होता है शरीर की संरचना ऐसी है कि इन सुबह का जो पीरियड होता है, ये डॉन फेनोमेनन कहते हैं इसको, कि इस पीरियड में आपके बॉडी के हार्मोन्स का लेवल प्लस माइनस होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो हमेशा होती है। तो ओल्ड एज के जो आदमी हैं और पर जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, उनके अंदर
जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में, तो वो ब्लड सर्कुलेशन को भी अफेक्ट करते हैं और उसके चलते प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा सर, छाती में दर्द, पसीना आना या फिर घबराहट होना, तो कितने मिनट में लोग अस्पताल पहुँचे? इसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ। इसमें समय की जहाँ तक बात करते हैं, अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, धड़कन हो रही है या साँस में एकाएक तकलीफ हो गई और पसीना आ रहा है, जितनी जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर के पास पहुँचे। अगर आपको डॉक्टर के पास पहुँचने में अगर समय लगना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक एस्पिरिन की गोली जो गाँव में मिल जाती है, कहीं भी मिल जाएगी। वो एस्पिरिन की 150 से 150 या 300 मिलीग्राम की गोली आप इमीडिएटली ले लें उसको। कहीं से भी चाहे जो भी न नियरेस्ट सेंटर है जहाँ आपको, और ये दवाई सब जगह उपलब्ध है। तो ये ले लें और जितनी जल्दी हो सकता है अपने डॉक्टर के पास पहुँचे, क्योंकि हार्ट अटैक में समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास आप पहुँचेंगे उतनी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, एक बात इनफैक्ट क्लियर कर दीजिए, गाँव में चल रहा है जब भी छाती में दर्द होता है लोग इसे गैस का दर्द कह करके बच जाते हैं। तो अगर मान लीजिए वो गैस का दर्द ना हो, हार्ट अटैक हो, कैसे पहचानेंगे? देखिए, अक्सर हम लोग भी ये देखते हैं, हम लोग के पास आते हैं मरीज़, तो कहते हैं कि सर छाती में दर्द था, 5-7 दिन से दर्द था, इनो ले लिया, पुदीना ले लिया, फलाना ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक की। गैस की जो समस्या होती है, वो कभी भी पर्सिस्टेंट नहीं होगी। एक तो पर्सिस्टेंट से मेरा मतलब है कि बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। आदमी कुछ ना कुछ तो उपाय कर लेता है उसका, चाहे वो इनो ही पी लिया या कुछ भी कर लिया, तो अगर गैस की समस्या है तो वो उससे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है, आप डॉक्टर के पास जाके एक साधारण सी जांच होती है ईसीजी, वो जरूर करवा लें। उसको गैस ना समझें। ये समझना आज के ज़माने में बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अक्सर ये हम लोग भी देखते हैं कि लगभग 30 टू 40% मरीज़ ऐसे आते हैं जो अपने हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी को गैस समझ करके इग्नोर करते रहते हैं, और जब मामला बहुत बिगड़ जाता है तब हम लोगों के पास आते हैं। इसलिए इसमें चेकअप ज़रूरी है, और एक साधारण सी ईसीजी एक नॉर्मल जाँच है, बहुत सस्ती जाँच है, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं होता, 150-200 में हो जाती है। ये करवा करके ज़रूर देखिए। सर, कोविड के बाद एक रिपोर्ट आई है कि 25 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये अभी तक हम लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं कि यंग एज के हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं पोस्ट कोविड एरा में, और अभी तक इसका कोई कंक्रीट कारण विज्ञान के हिसाब से सामने नहीं आया है। और कुछ लोगों में जो एक धारणा बन गई कि भई वैक्सीन लिया है, वैक्सीन के चलते हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, और नहीं, ये शायद गलत है। और अक्सर हम लोग ये पूछते भी हैं जो यंग एज के हार्ट अटैक्स आते हैं यंग पेशेंट में कि भई तुमको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था? तो बहुत से केसेस में ये है कि उनको कोविड नहीं हुआ था, इसके बावजूद भी उनको हो रहा है। ये सच्चाई है, केसेस यंग एज के हार्ट अटैक के निश्चित तौर पर पोस्ट कोविड बढ़े हैं, लेकिन इसका एग्ज़ैक्ट कारण क्या है, शायद अभी अभी तक इस चीज़ पे स्टडी चल रही है, लेकिन कोई कंक्रीट कारण अभी तक ऐसा सामने में नहीं आया है। एक सर अमूमन सवाल है, हर नागरिक के मन में रहता है कि जो लोग मेहनत मज़दूरी करते हैं, वो लोग ठंड में कैसे बचें और उन्हें हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए क्या सावधानी रखें? जो मेहनतकश आदमी है, सब बात फिर वहीं आके अटकती है कि आप जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उसमें अपने आप को, अगर आप काम करना भी ज़रूरी है, आप काम तो बंद कर नहीं सकते, तो अपने आप को कवर्ड रखिए पूरा। कम से कम कपड़े जो हैं, वो आप पूरा सर से पैर तक अच्छी तरह से पहन के रख करके ही कोई काम करें। और दूसरा जो खान-पान है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, पर्टिकुलरली जिनको रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक के, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या मोटापा या इस तरह की चीज़ें हैं किन्हीं को भी, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम वाला काम अवॉइड करें उस पीरियड में। ठंड के पीरियड काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं हो, और दूसरा अपने आप को फुल्ली कवर्ड रखें और खान-पान अपना संतुलित रखें। वैसे सर खान-पान के विषय में आपने बात की, ज्यों-ज्यों सर्दियाँ आती हैं, टीनेजर्स में जंक फूड का क्रेज़ बढ़ जाता है और लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद मटन ज़्यादा खाते हैं। क्या खाने पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक फ़ास्ट फ़ूड की बात है, तो फ़ास्ट फ़ूड का प्रचलन पिछले 20-25 सालों में हिंदुस्तान में बहुत बढ़ा है, और फ़ास्ट फ़ूड कतई हेल्दी नहीं है, चाहे वो किसी भी सीज़न में आप लें। एक जो ट्रेडिशनल हमारा
इंडियन खाना है, भारतीय खाना जो है, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, आप अगर पहले के देखेंगे जब आप अपने दादाओं के ज़माने में थे या और थे, तो आपको शायद ये पता है नहीं, पर मुझे नहीं पता, लेकिन सीज़न के हिसाब से घर में खाना बनता था। हर सीज़न के लिए अलग-अलग डिशेज़ थी और वो उसके पीछे बहुत वैज्ञानिक तथ्य थे। हम लोगों ने अब दकियानूसी समझ कर के उन चीज़ों को छोड़ दिया है। और दूसरी बात क्या हुई है कि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि अब जो पर्टिकुलर बड़े शहरों में या टियर 2 सिटीज़ हैं, उनमें भी लोग हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन खाना या तो बाहर से मंगाते हैं या बाहर जाके खाते हैं, कोई 1-2 दिन घर में खाना बनाते हैं। तो फास्ट फूड कतई हेल्दी नहीं है और बाहर भी जो आप खाना खाते हैं वो मोस्टली तेल, घी, उसमें जो फैट है वो बहुत ज़्यादा है, प्लस गरिष्ठ बहुत होता है। तो उससे बहुत सारी समस्याएँ शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे आपका हार्ट भी निश्चित तौर पर अफ़ेक्टेड होता है। उसको अवॉइड कीजिए और मटन की जहाँ तक बात है, रेड मीट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की बीमारी की या ब्लड प्रेशर की या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो आपको टीनेज में भी नहीं, यूथ में भी नहीं, ओल्ड एज में भी नहीं, रेड मीट, मटन जो है उसको हमेशा अवॉइड कीजिए। आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, लेकिन मटन कतई हेल्दी नहीं है उन लोगों के लिए जिनके रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद है। तो एक आम आदमी सर हार्ट अटैक से कैसे बचे? देखिए, सिंपल जो प्रिकॉशन की बात है, प्रिकॉशन आपको पैदा होते ही लेने पड़ते हैं। मतलब कि जब इन बच्चा पैदा होता है तो एक तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ जेनेटिक टेंडेंसी लेके आता है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो अगर माँ-बाप में वैसी जीन्स हैं तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होगी, जिसको बच्चा के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको कैरी करना ही होता है। सेकंड, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, अक्सर हम लोग में आदत है कि हम लोग आग लगती है तभी कुआँ खोदते हैं। तो आपको शुरू से करना होगा, एक तो जीवन शैली है। सबसे पहला रीज़न जो हार्ट अटैक का है आज के ज़माने में वो स्ट्रेस है, तनाव। और तनाव हर एज ग्रुप में, आज छोटे से बच्चे को 5 जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसके ऊपर भी तनाव है। उसको पढ़ाई का इतना लोड दे दिया गया है कि उसका बचपन खत्म हो गया है, वो हँसना भूल गया है। अब 2 साल, 2.5 साल के बच्चे को आप स्कूल में डाल देते हैं। कहने को इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि सही है, गलत है, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है, इसलिए कि बच्चे का बचपन आपने छीन लिया। बच्चा जब हँसने की उम्र है, आपने उसको पढ़ाई के बोझ में डाल दिया। बच्चा एक बंदर होता है जो 5 साल, 7 साल की उम्र तक उसके ऊपर कोई तरह का स्ट्रेस या दबाव होना ही नहीं चाहिए। तो आपका प्रिकॉशन वहाँ से शुरू होता है कि बच्चे पे अनावश्यक दबाव पेरेंट्स को नहीं डालें, पहली चीज़ तो। क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ेगा, बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ेंगे, एड्रेनलिन बढ़ेगा, कई हार्मोन्स जो खराब हार्मोन्स हैं वो शरीर में बढ़ जाते हैं, जिससे आपको जो खून की नलियाँ हैं वो संकुचित होगी और होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और फिर बाद में यूथ में आते हैं या जवानी में आते हैं, जब भी आते हैं तो फिर आपके पास अन्य तरह के तनाव बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुरू से लेकर आखिर तक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और दूसरी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है, जो आजकल बहुत कम हो गई है, सब बंद कमरों में हो गए हैं, शारीरिक गतिविधि लगभग जीरो लोगों की। दिन भर बैठना है, बंद कमरों में ही रहना है। आप न तो सनलाइट लेते हैं, न आप एक्सरसाइजेस करते हैं, न कोई आउटडोर गेम्स खेलते हैं, कुछ नहीं करते हैं आप। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आपकी हमेशा रहे, और कुछ नहीं हो तो आप पौन घंटा मॉर्निंग वॉक की आदत शुरू से डाल दें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ठीक है, गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं और कर रहे हैं। क्या फिजिकल एक्टिविटी में जिम को जोड़ा जाए या फिर फिजिकल एक्टिविटी अलग? नहीं, जिम की ज़रूरत ही नहीं है। जिम की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक फ़ॉर्मूला अपनाइए कि साहब आपको मॉर्निंग वॉक करना है 45 मिनट्स। बस। कोई आपको जॉगिंग भी नहीं करनी है, कोई दौड़ना भी नहीं है, आप सिंपल वॉक अगर कर लेते हैं दिन भर में 45 मिनट से 1 घंटा का, वो सफिशिएंट है आपके लिए। उसके लिए जिम का है कि वो जैसे जिम हुआ कि जब आप मसल बिल्डिंग की सोचते हैं, तब वो जिम ज़्यादा इफ़ेक्टिव। लेकिन नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जिम कहीं भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिम आपको जब ओबेसिटी हो जाती है, अब चाहे वो जेनेटिक है या आपके खान-पान से या दिनचर्या से, आपकी जीवन शैली से हुई हो, तो उस केस में ये होता है कि भी ठीक है, बॉडी वेट कम करना है तो आपको जिम में जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप एक एवरेज हेल्थ के आदमी हैं, एवरेज बॉडी है अगर आपकी, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फिज़िकल एक्टिविटी को ऑन रखिए। फिज़िकल एक्टिविटी से मतलब मेरा ये है, ईश्वर ने जो भी अंग आपको जिस काम के लिए दिया है, उसका इस्तेमाल उस काम के लिए करें। पैर आपको चलने के लिए दिए गए हैं, आप पैरों से चलते नहीं, तो बीमारियाँ तो होंगी। तो पैरों को चलने के लिए काम में लें। हाथ दिया है वज़न उठाने के लिए, हाथ दिया है कुछ काम करने के लिए, तो हाथों से काम करें, पैरों से चलें, दिमाग को चलाएँ। तो जो अंग जिस चीज़ के लिए है, आप उसका उपयोग जब नहीं करते हैं, तो वो अंग शिथिल पड़ता है। और चूँकि पैर अगर आपके कमज़ोर होंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमैटिकली कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कि पैरों के मसल्स आपके वीक हो जाएँगे। एक दिन में तो नहीं होते, लेकिन आप लगातार कर रहे हैं तो धीरे-धीरे वो कमज़ोर पड़ते जाएँगे और ब्लड रिटर्न जो है वो आपका बॉडी का वो कमज़ोर पड़ जाएगा और वो आपको परेशानी में तो जब आप जवानी तक तो शरीर बनता है, बिल्ट अप होता है तो वो झेल जाता है। लेकिन 50 की उम्र के बाद में शरीर ढलता है, नेगेटिव साइड में जाता है। उस समय आप फिर उस बर्डन को नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे और बीमारियों का जन्म होगा। अच्छा सर, सर्दियों के समय में भारत की आधे आबादी की बात कर लेते हैं, यानी महिलाओं की बात कर लेते हैं। वो हार्ट अटैक की समस्या से कैसे बचें? महिलाओं में ऐसे भी हार्ट अटैक कम होता है कंपेयर टू पुरुषों रेशो। उसके 2-3 वजह हैं। एक तो ये है कि महिलाएँ अभी भी उनमें हमारे हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में एक अच्छी बात है कि महिलाएँ अभी भी घरेलू काम करती हैं। वो झाड़ू भी लगाती है, वो पोछा भी लगा लेती हैं, वो किचन का काम भी करती हैं। तो महिलाएँ श की जो शारीरिक गतिविधि है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है, जनरली। सेकंड, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो उनकी जेनेटिक संरचना है, उसके अंदर जब तक औरत मेनोपॉज़ में नहीं जाती है, कहने का मतलब जो मासिक धर्म है वो जब तक बंद नहीं होता है, जो कि नॉर्मली 50-55 की उम्र में जाके बंद होता है, तब तक उनको हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि उनके बॉडी हार्मोन्स इस हिसाब से बने। हाँ, 50 पे जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद महिलाओं में रिस्क पुरुषों से दुगना हो जाता है। रिस्क दुगना हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज़। ये तो आपने नई बात बताई। हाँ, हुँ। आफ्टर बिफोर मेनोपॉज़ महिलाओं का रिस्क पुरुषों से 1/4 है। आफ्टर मेनोपॉज़ महिलाओं का रिस्क ज़्यादा हो गया। यानी ईश्वर ने जो पीरियड्स दिया है, वो एक आशीर्वाद भी दिया है। बिल्कुल, या बिल्कुल। ये आप एक नई बात बता रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए पोस्ट मेनोपॉज़ल औरतें जो हैं, उनमें हार्ट अटैक की ज़्यादा मिलती है हम लोगों को, वो आते हैं केसेस। लेकिन यंग एज में या टिल द एज ऑफ 50-55 महिलाओं में हार्ट अटैक नॉर्मली नहीं देखते, नॉर्मली देखने में नहीं आता है। तो उसके बाद उनको जो प्रिकॉशन लेना है वो 50 की उम्र के बाद भी उनको वो प्रिकॉशन अपनी फिजिकल एक्टिविटी का या जो पुरुषों में एप्लीकेबल है वही उनके लिए भी एप्लीकेबल। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब हमको आप साफ दीजिएगा। जो लोग जब भी भोजन करते हैं, उसमें तेल वाला खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बचेगा या फिर और स्थिति क्रिटिकल होगी? लेकिन आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करना बिल्कुल बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। लेकिन जो गरिष्ठ खाना जिसको कहते हैं शादी विवाह में बनता है या बाज़ार में रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, वो ऑयली इसलिए करते हैं कि आपको टेस्ट चाहिए, आप जीभ के जब गुलाम हो जाते हैं। तो एक्सेस ऑफ ऑयल चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो, ये हैज़ार्डस है शरीर के लिए। या बेसिस निश्चित तौर पे आप चाहे कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सरसों कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क है कि सनफ्लावर कर रहे हैं तो कम है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सब लें, ऑयल लेना ज़रूरी है, घी लेना ज़रूरी है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। तो बेहतर होगा। उसको जैसे वो गरिष्ठ खाना जो होता है, वो आप नहीं लें। वो निश्चित तौर पे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, आपके मोटापे को बढ़ाएगा, क्योंकि फैट है वो तो प्योर फैट है और वो फैट आपके बॉडी में डिपॉज़िट होगा। अच्छा, कभी-कभी चर्चा ये भी होती है कि चाय पर चर्चा होती है, चाय भी हार्ट अटैक के कारण बन जाते हैं। क्या ये सही है? चाय का उसमें देखिए चाय में निकोटीन होता है, कैफ़ीन भी की मात्रा तो रहती है। ऐसे भी जो खाना दिन भर नहीं खाते, सिर्फ़ चाय पर ही जीवित हैं, ऐसे भी लोग। नहीं, वो तो कभी नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ़ हार्ट अटैक की बात नहीं है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए इसलिए कि चाय से जो पेट में है एसिड की मात्रा वो बढ़ती है। चाय में जो भी इंग्रीडिएंट्स हैं उसके चलते आपका पेट में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो।
एसिड सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो उससे अल्सर वगैरह होने की संभावना रहती है, जिसको एसिडिटी आप आम भाषा में कहते हैं, अल्सर वो होगा। और एक नियम है खाने का कि खाना कभी भी पेट भर के कभी मत खाइए, पेट भर के नहीं। कभी नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद ये लगना चाहिए एक रोटी और खाई जा सकती है, वहाँ खाना चाहिए। एक नियम है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आप लीजिए, बीमारी है चाहे नहीं है, खाना कम खाइए, ज़्यादा बार खाइए। आप दिन में 4 मील्स लीजिए, छोटी-छोटी मील्स लीजिए। जब एक बार पूरा पेट भर के आप खा लेते हैं, तो बॉडी को एकाएक बर्डन भी ज़्यादा पड़ता है, उसको पचाने के लिए भी शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ब्लड फ्लो जो बॉडी का है, अगर आपने ज़्यादा खाया है, तो वो सारा स्टमक की तरफ, इंटेस्टाइन्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और बाकी अंगों को ब्लड कम मिलेगा उस पीरियड में। इसीलिए हार्ट के पेशेंट्स का ये भी होता है कि खाने के बाद में उनको छाती में दर्द होता है। उसकी वजह यही है कि जब वो खाना खाते हैं, तो मान लीजिए पेट भर के खाना खा लिया, तो जब खाना खाया है तो ब्लड सर्कुलेशन नेचुरली है कि बॉडी का डाइवर्ट होगा उधर। ये बॉडी का सिस्टम है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा जाएगा, तो हार्ट को खून कम मिलेगा और वो आपका एंजाइना क्रिएट करेगा, चेस्ट पेन क्रिएट करेगा। इसलिए शायद दिक्कत कर सकती चाय 2-3 चाय ठीक है, लेकिन खाली चाय भी नहीं पिए, उसके साथ एक आधा बिस्किट ले लें, कुछ भी ले लें, क्योंकि चाय जो है वो मेन प्रॉब्लम उसकी एसिडिटी है और प्लस जो उसमें तत्व हैं उसके चलते वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब खून की धमनियाँ जो हैं वो थोड़ी आपकी सिकुड़ती है। सर, आपने जैसे बोला कि 50 के बाद एज घटने लगता है, तो मान लीजिए जो 40-50 साल के व्यक्ति हैं, उनके लिए आपका क्या रेफ़रेंस रहेगा कि क्या संकेत रहेगा उनके लिए कि कौन-कौन से टेस्ट वो कराते रहें? अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और ये फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपके परिवार में हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है या मदर-फादर में किसी में भी, तो आपको एक नियम तय, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आपको नहीं है, मान लीजिए 50 की उम्र में नहीं है, वो समस्या नहीं है, लेकिन आपको केयरफुल रहना होगा। तो उसके लिए साल में 1 बार कम से कम जो भी आपके फिजिशियन हैं उनसे मिल लें और वो जो भी आवश्यक टेस्ट इतने ही हैं कि आप अपने हार्ट को चेक करा लें, लीवर को चेक करा लें, किडनी को चेक करा लें और डायबिटीज़ शुगर लेवल को देख लें। ये बेसिक टेस्ट्स हैं, जिस जो कहीं भी किसी भी छोटे शहर में भी हो जाएँगे। वो आप साल में 1 बार स्क्रीनिंग ज़रूर करा लें और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो ठीक है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं 60 की उम्र तक भी। लेकिन अगर साल में 1 बार ये जनरल चेकअप जो है, जो कि बहुत महँगा नहीं पड़ता है, वो आपको 1 बार करा लेना चाहिए साल में। नॉर्मल रूटीन टेस्ट जो है, जिससे लिवर के बारे में, किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में और आपके शुगर के लेवल के बारे में पता चल जाए। तो मेरे ख्याल में अगर साल में ₹2000 भी आप खर्च करते हैं सालाना, ये सारे टेस्ट इसमें आ जाएँगे, ईसीजी वगैरह सब कुछ। तो मेरे ख्याल में साल में ₹2000 कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे आज हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर विनोद धारेवाल जी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में और इस पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छा ज्ञानवर्धक बातें बताई। ख़ैर, बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।